हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, इसके अलावा आपका पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्सेनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में आपकी भारत के भूगोल से संबंधित लगभग काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स से थोड़े थोड़े सवाल हम देखने वाले हैं। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से लेके हम दोस्तों आपके यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों तक के सवाल देखेंगे, यानी कि लगभग 9 टॉपिक के सवाल हम कवर करने वाले हैं। और ये हम उत्कर्ष क्लासेज की PDF से कवर करने वाले हैं दोस्तों। जो आपकी उत्कर्ष क्लासेज की PDF है, उससे हम ये कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें हम दोस्तों भारत की भूगोल से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स कवर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर ये सवालों की चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कम से कम टाइम में ये सारे सवाल मैं आपको कवर करवा पाऊँ। क्योंकि लगभग ये आपके 150 प्लस सवाल है दोस्तों, लगभग 150 प्लस सवाल यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सवाल पढ़ेंगे और उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर थोड़ी बहुत डिटेल मेरे को बतानी होगी एक्स्ट्रा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो जो भी विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो पटवार का एग्जाम देने वाले हैं, इन वीडियोज़ को मिस ना करें, इनको आप जरूर देखिए। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको किसमें मिलेगा? तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, ये आपका पुराण में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, भारत संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये इंडिया शब्द जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति आपकी किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से हुई है। अगला सवाल देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ऐसा सवाल आपका बन सकता है। अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए भारत के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। और अगर आपसे देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है आपका, ये आपका दोस्तों देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। देखिए, ये आपका अक्षांशीय विस्तार होता है और ये आपका देशांतरीय विस्तार होता है। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो दिया गया है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए, तो ये आपकी 3214 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर आपसे दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए भारत में, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 2933 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करके देखोगे तो कितना अंतर आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 281 का अंतर यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल आपका बन सकता है। सबसे दक्षिण में जो आपका पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इसे हम इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि आपका सबसे उत्तर में हो जाएगा। और सबसे पूर्व की बात की जाए तो इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु आ जाएगा। और अगर इधर बात की जाए तो यहाँ पर आपका सर की गौर माता आ जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का सुदूरस्थ बिंदु के संबंध में सही है। तो भारत का जो सुदूरस्थ बिंदु है, उसके संबंध में कौन सा सही है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और इसे ही पार्सन पॉइंट भी बोल दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? तो भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की बात की जाए तो ये आपकी 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, ये आपकी भारत की जो तटीय सीमा है वो इस तरीके से है, ये आपकी तटीय सीमा है। तो अगर इस तटीय सीमा की बात की जाए, तो अगर ओनली DPS सीमा की बात की जाए, तो DPS सीमा कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर है। अगर ओनली DPS सीमा आपसे पूछी जाए तो कितनी करोगे? 6100 किलोमीटर करोगे। लेकिन इसमें अगर आपकी लक्षद्वीप की मिला दी जाए, या फिर आपकी अंडमान निकोबार की मिला दी जाए यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाती है दोस्तों? आपकी 7516 हो जाती है। तो कुल तटीय सीमा पूछी जाए तब तो 7516 आप करोगे, और ओनली DPS सीमा पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर आप आंसर करोगे। अगला सवाल देखिए, भारत की सीमांत लंबाई है। तो भारत की टोटल लंबाई पूछी गई है, सीमांत लंबाई, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 15200 किलोमीटर हो जाएगी। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो म्यांमार जो है दोस्तों, ये भारत के साथ सीमा बनाता है। देखिए, 7 देश जो है वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें से एक आपका म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार जो है, उसके भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाएंगे? तो ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हें हम कैसे याद रखते हैं? अरुणा मम्मी से याद रखते हैं। कैसे याद रखोगे? अरुणा मम्मी से हम याद रखते हैं दोस्तों। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर ना से क्या हो जाएगा? आपका नागालैंड हो जाएगा, एक आपका मणिपुर हो जाएगा, और एक आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ये 4 राज्य जो है ये आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और इसी तरीके से 7 देश, जैसे कि चीन आपका सीमा बनाता है,
पाकिस्तान बनाता है, अफगानिस्तान बनाता है, नेपाल बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। तो उनके भी राज्य आपको याद रखने हैं, कौन से राज्य जो है वो आपके इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत कौन कौन से कटिबंध में है? तो भारत कौन कौन से कटिबंध में आपका हो जाएगा? तो ये आपका उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा आपकी निकलती है दोस्तों। कर्क रेखा के ऊपर आपको जो है वो दोस्तों उपोष्ण देखने को मिल जाता है और नीचे आपको दोस्तों उष्ण देखने को मिल जाता है। तो ये क्या हो जाता है? आपका उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा की क्रमशः सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई भारत के किन राज्यों के युग्म में है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और उन 8 राज्यों में से सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और सबसे कम लंबाई जो कि आपकी 26 किलोमीटर होती है वो राजस्थान में हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। और अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा जो है दोस्तों, इस पर आपका ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी बिल्कुल निकटतम स्थित है? तो वो आपका झारखंड हो जाएगा, जिसकी राजधानी रांची जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। और सबसे दूरस्थम की बात की जाए तो जयपुर हो जाएगी, जो कि आपकी राजस्थान की राजधानी है, जो कि सबसे दूरस्थम स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर स्पीड में चलने का रीज़न ये है, सवाल काफ़ी सारे हैं और मैं आपको सारे सवाल करवाना चाहता हूँ, बीच में नहीं छोड़ना चाहता कि 30 सवाल मैंने आपको करवा दिए। मैं आपको सारे सवाल एक बार दिखाना चाहता हूँ किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कहलाती है। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह आपकी मैकमोहन रेखा कहलाती है और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों ये ज़्यादातर सीमा किसके साथ बनाती है? तो मेनली सीमा ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाती है। ये भी आप याद रखेंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है दोस्तों ये आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी और डुरंड लाइन आपकी भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगी। अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो 107 किलोमीटर की सीमा लगाता है, लगभग 106-107 किलोमीटर की, वो भी आप याद रखेंगे। और भारत जो है ये सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ लगाता है, लगभग 4000 किलोमीटर की। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट आपका दोस्तों ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है दोस्तों ये किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और आपकी जो पाक जल संधि है दोस्तों वो भी भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपका कोंकण तट है, कोंकण तट तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके अलावा काठियावाड़ तट आपका गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। एक मालाबार तट आपका होता है और एक कोरोमंडल तट होता है। तो कोरोमंडल तट जो है दोस्तों वो आपका ये वाला होता है, यानी कि ये आपका पश्चिमी तट का भाग ना हो गया, ये पूर्वी तट का भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा और ये वाला भाग आपका मालाबार तट कहलाता है। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत जो है दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो सियाचिन का जो विवाद हुआ था उस समय आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो ये सवाल आपका बन सकता है दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे हो जाएगा? सियाचिन विवाद से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुजरात और पाकिस्तान के मध्य कौन सी समानांतर रेखा है? तो गुजरात और पाकिस्तान के मध्य बात की जाए तो कौन सी समानांतर रेखा है दोस्तों? तो ये आपकी 24 डिग्री समानांतर रेखा है। तो ऐसा सवाल भी आपका बन सकता है, तो याद रखिएगा 24 डिग्री समानांतर रेखा। मोस्टली सवाल यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए, भारत, भूटान और चीन इन सभी देशों के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत, भूटान और चीन इन सभी देशों के मध्य की सीमा को ट्राई जंक्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में सम्मिलित नहीं है? तो देखने से पता लग जाएगा आपको दोस्तों 7 सिस्टर में आपका कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिक्किम सम्मिलित नहीं है। देखिए पूर्व के आपके 7 राज्य आ जाएंगे जो कि आपकी 7 सिस्टर कहलाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, आपका मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो ये सब आपके 7 सिस्टर में आ जाएंगे, लेकिन इसमें सिक्किम आपका शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए, न्यू मूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? महत्वपूर्ण सवाल है। न्यू मूर द्वीप विवाद अगर आपसे पूछा जाए ये किन 2 देशों के मध्य है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। किसके मध्य दोस्तों? तो न्यू मूर द्वीप विवाद जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य है। निम्नलिखित में से जाफना प्रायद्वीप कौन से देश में स्थित है? तो जाफना प्रायद्वीप की बात की जाए तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। और न्यू मूर द्वीप विवाद की बात की जाए तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अगला सवाल देखिए, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल है। ये तीनों चैनल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ये तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। कैसे याद रखोगे दोस्तों? इसको याद रखना, मामी, लक्ष्मी, छोटी कार, मामी, लक्ष्मी और छोटी कार। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, मामी, लक्ष्मी, छोटी कार। तो मामी जो है ये 8 डिग्री वाला चैनल है, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला 8 डिग्री हो गया। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला आपका 9 डिग्री हो गया।
और छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला आपका कौन सा हो गया, 10 डिग्री हो गया। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आप छोटा अंडमान और निकोबार लिखा हुआ है ना, ये तो आपका 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और मालदीव और मिनिकॉय आपका कौन सा हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। और अगर 9 डिग्री आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग करते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अब हम भौतिक प्रदेश के सवाल देखेंगे। देखिए हर टॉपिक के 20 से 25 सवाल हम देखने वाले हैं और आपके लगभग 150 प्लस सवाल यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है दोस्तों, ये आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो महान हिमालय और धौलाधर जो है दोस्तों, इसके मध्य में आपकी कुल्लू घाटी स्थित है। धौलाधर आपकी कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपकी स्थित है, ठीक है। धौलाधर चोटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है और महान हिमालय और धौलाधर के मध्य में आपकी कुल्लू घाटी हो जाएगी। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो लघु हिमालय या जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। तो मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, महान हिमालय व मध्य हिमालय किस स्थान पर आपस में मिलते हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय आपस में किस स्थान पर आपके मिलते हैं दोस्तों, तो ये दार्जिलिंग में मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, दार्जिलिंग में मिलते हैं। पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों, ये आपकी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन मेनली आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम आंसर करेंगे, ठीक है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो नागालैंड भी आप आंसर कर सकते हो। और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत और म्यांमार की सीमा पर आपकी हो जाएगी पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ। मेनली आपकी अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में भी है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हम आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए, शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी नोकरेक हो जाएगी दोस्तों। नोक आपकी कहाँ पर है, मेघालय में है। तो नोकरेक आपकी कहाँ पर हो जाएगी, मेघालय में हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। तो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी नोकरेक हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगला सवाल देखिए, काली व तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का कौन सा भाग है। तो काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का कौन सा भाग आता है। तो ये 5 नदी आपको याद रखनी होती है दोस्तों, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज के मध्य में आपका पंजाब हिमालय है, ठीक है। सतलज और आपका दोस्तों सिंधु, सतलज, काली, तो सतलज और काली के मध्य में आपका कौन सा हिमालय हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काली और तीस्ता का पूछा गया है, तो काली और तीस्ता के मध्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में आपका असम हिमालय हो जाएगा। तो ये 4 हिमालय आपको याद रखने हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। एक हिमालय तो आपका पंजाब हो गया, एक हिमालय आपका कुमाऊं हो गया, एक आपका नेपाल हिमालय हो गया और एक आपका असम हिमालय हो गया। ये 4 हिमालय याद रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये विभाजन आपका सिडनी बुनार्ड के द्वारा किया गया था। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, सिडनी बुनार्ड के द्वारा ये विभाजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी चोटी है, जो कि आपकी उत्तराखंड में स्थित है। असम हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है। तो ये अभी मैंने आपको बताया, असम हिमालय जो है ये आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य में हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा भाग है। तो हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो जाएगा, आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, नेपाल हिमालय जो है ये आपका सबसे ऊंचा भाग हो जाएगा। और नेपाल हिमालय में दोस्तों आपकी जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में से दोस्तों चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में से चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में से सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो दोनों बातें याद रखेंगे, नेपाल में से सागर माता के नाम से जाना जाता है, और अगर बात की जाए तिब्बत की तो तिब्बत में से चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो शेषनाग झील और आपकी वेरीनाग झील ये आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है दोस्तों, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। बहुत सी बार दोस्तों इन पर्वत श्रेणियों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है, यानी सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसको ऐसे याद रखना आप, कलेजा यानी क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आपकी कराकोरम आती है, फिर आपकी लद्दाख आती है, फिर आपकी जास्कर आती है, इसके बाद आपकी पीर पंजाल यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है RSMSSB के द्वारा। तो याद रखना, सबसे पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पंजाल है। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है। तो कौन सा पर्वत शिखर आपका उत्तराखंड में नहीं है। बंदरपूछ, त्रिशूल और नंदा देवी, ये तीनों आपके उत्तराखंड में है, लेकिन अन्नपूर्णा आपका उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग आपकी कौन सी हो जाएगी। तो चेनानी नौसरी सुरंग हो जाएगी।
चेनानी नौसरी सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा आपका कौन सा हो जाएगा? कराकोरम दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा दोस्तों? कराकोरम दर्रा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो जेलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनंद में आपकी कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज ये आपकी पंचनंद में आती है दोस्तों। गोमती यहाँ पर नहीं आती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उत्कल तट जिसे कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा तट हो जाएगा आपका? तो ओडिशा का जो तट है दोस्तों उसे उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा का तट जो है इसे उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है दोस्तों इसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है। तो कांडला बंदरगाह का नाम ही हो जाएगा आपका दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, ये आप याद रखना। तो दीनदयाल बंदरगाह और कांडला बंदरगाह आपके एक ही हो जाएंगे। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो भारत का जो कॉफ़ी बंदरगाह है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है इसे आपका भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू वाला बंदरगाह है। और इसे दोस्तों न्यू सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। न्यू सेवा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में स्थित है और ये आपका सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए, ये कुछ बंदरगाह है जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एलडीसी के एग्जाम में बंदरगाह से सवाल पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर क्रम पूछा गया था, उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना था, बंदरगाह दिए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ बंदरगाह आप याद रखना। हल्दिया बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में। एक आता है आपका तुत्तीकोरिन बंदरगाह। तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो वो तुत्तीकोरिन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे ज़्यादा गहरा वाला आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है दोस्तों वो सबसे गहरा बंदरगाह है आपका। ठीक है, तुत्तीकोरिन बंदरगाह में आप जहाज़ लेके नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत ही कम गहरा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है चट्टानें काफ़ी देखने को मिलेगी, तो ये सबसे कम गहरा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों जो है जहाज़ लेके नहीं जा सकते हो। तो ये तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो है ये आपका सबसे कम गहरा हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और विशाखापट्टनम जो है ये आपका सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है। अगला सवाल देखिए, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे, शरावती नदी पर आपका जोग जलप्रपात स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल देखिए, दक्कन मार्ग स्थित है? तो दक्कन पास या दक्कन मार्ग जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? किनके मध्य में स्थित है? तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों आपके दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। देखिए, आपके 4 अंडमान होते हैं, उत्तर अंडमान, फिर आपका होता है मध्य अंडमान, फिर आपका आता है दक्षिण अंडमान, फिर आपका आता है लघु अंडमान। ठीक है, एक तो उत्तर अंडमान है, फिर आपका दोस्तों मध्य अंडमान आता है, फिर आपका दक्षिण अंडमान है, फिर आपका लघु अंडमान है। ठीक है, तो ये आपका जो दक्षिण और लघु के मध्य में आपका दक्कन पास स्थित है। और जो सेंडल पीक चोटी है वो आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी सेंडल पीक जो है दोस्तों ये आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह आपका कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बेरन द्वीप वाला हो जाएगा। तो बेरन द्वीप जो है दोस्तों ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, लघु अंडमान और निकोबार को अलग करता है दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल। मामी लक्ष्मी छोटी कार याद रखना। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है? तो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई अगर आपसे पूछी जाए, देखिए भारत का विभाजन किया गया है, तो भारत का जो विभाजन किया गया है उसमें सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई आपकी प्रायद्वीपीय पठार है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका प्रायद्वीपीय पठार, आप याद रखना। सह्याद्री की पहाड़ियाँ स्थित है? तो सह्याद्री की पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमतम पहाड़ी है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों उसकी पश्चिमतम पहाड़ी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये गिर की पहाड़ियाँ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, गिर की पहाड़ियाँ हो जाएगी, ये आप याद रखना। अरावली की पहाड़ी आपको पता होगा, विंध्याचल भी पता है। राजमहल की पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी झारखंड साइड में हो जाएगी और गिर की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे पश्चिमतम पहाड़ियाँ पूछी गई है तो ये आपकी गिर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। सह्याद्री पहाड़ियाँ जो है ये आपकी पश्चिमी घाट में हो जाएगी। रे अथवा कल्लर का संबंध है?
तो रे अथवा कल्लर जो है दोस्तों ये मृदा के प्रकार होते हैं जो कि आपकी दोस्तों ऊसर मृदा होती है। तो रे और कल्लर या ऊसर भी बोला जाता है। तो ये आपकी कौन सी मृदा हो जाएगी? बांगर मृदा, यानी कि पुरानी मृदा आपकी हो जाएगी। गडजात की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गडजात की पहाड़ियाँ आपकी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, गडजात की पहाड़ियाँ जो है ये आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। और खादर जो है ये आपकी नवीन मृदा होती है। खादर जो है ये आपकी नवीन मृदा होती है दोस्तों। और भाबर जो होते हैं ये आपके मोटे मोटे कण होते हैं, ये आप याद रखना। उत्तरी सरकार तट का विस्तार है। तो उत्तरी सरकार तट जो है दोस्तों इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या किन नदियों के मध्य है? तो महानदी और कृष्णा नदी के मध्य में आपका उत्तरी सरकार तट है। ये मैंने आपको दोस्तों जियोग्राफी में करवाया था। तो महानदी और कृष्णा नदी के मध्य में आपका उत्तरी सरकार तट है, ये आप याद रखना। महानदी और कृष्णा नदी जो है दोस्तों इनके मध्य में आपका कौन सा तट हो जाएगा? उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपवाह तंत्र से संबंधित सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सभी टॉपिक के सवाल मैं करवाना चाहता हूँ, तो स्पीड में हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से यहाँ पर कौन सा नहीं है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, कावेरी। तो गंगा दोस्तों आपकी प्रायद्वीपीय नदी में नहीं आती है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आपकी प्रायद्वीपीय नदियों में आती है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलने वाली नदी हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सतुद्री नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों? तो सतलज को ही सतुद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? सतुद्री जो है ये सतलज को ही जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचोक नामक स्थान से दोस्तों आपकी सिंधु नदी प्रवेश करती है। तो ये आप याद रखिएगा, दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी आपकी प्रवेश करती है। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो कश्मीर घाटी का निर्माण जो है वो आपकी झेलम नदी के द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी ऐसी है जिसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी जो है दोस्तों इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, महाराणा रणजीत सिंह बांध किस बांध को कहा जाता है? तो महाराणा रणजीत सिंह बांध जो है दोस्तों ये आपके किस बांध को कहा जाता है? तो थीन बांध को कहा जाता है। और थीन बांध आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है। तो थीन बांध जो है इसे ही महाराणा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है। तो याद रखना, थीन बांध आपका कौन सा बांध हो जाएगा? महाराणा रणजीत सिंह बांध, जो कि आपका पंजाब में हो जाएगा। केरल की गंगा किसे कहा जाता है? तो पेरियार नदी आपकी केरल में हो जाएगी और इसे केरल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो केरल की गंगा किसे कहा जाएगा? पेरियार नदी को कहा जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और आपकी पिंडारी नदी जो मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। तो ये पांचों प्रयाग आप याद रखेंगे। गंगा नदी का सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस राज्य में है? तो गंगा नदी का सर्वाधिक अपवाह तंत्र आपका उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाएगा। निम्नलिखित में से हथिनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर है? तो हथिनी कुंड बैराज जो है दोस्तों ये आपका कौन सी नदी पर हो जाएगा? यमुना नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो यमुना नदी पर आपका हथिनी कुंड बैराज हो जाएगा। बिहार में कोसी नदी को कहा जाता है। तो बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सन कोसी, कुमार कोसी, अरुण कोसी, उपयुक्त सभी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को ही कहा जाता है। और आपका पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर आपकी चंबल नदी बहती है। माता टीला परियोजना जो है दोस्तों ये आपके किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखो, माता टीला परियोजना आपको दोस्तों बेतवा नदी पर देखने को मिलेगी। तो बेतवा नदी पर है आपकी दोस्तों माता टीला परियोजना, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है आपकी दोस्तों माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर यूपी पर बनी हुई है। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों इसके संदर्भ में असुमेलित युग्म बताना है। दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पद्मा इसे नहीं कहा जाता है, पद्मा तो गंगा को कहा जाता है दोस्तों। पद्मा किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये बात गलत हो जाएगी आपकी। यारलंग जांगपो इसे चीन में कहा जाता है, और सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। तो ऐसे नाम पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, चीन में से यारलंग जांगपो कहा जाता है, और तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और गंगा नदी जो है दोस्तों इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। तो निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी कौन सी नहीं है दोस्तों?
तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी कौन सी नहीं है, यानी कि इधर की साइड गिरने वाली नदी आपकी कौन सी नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता लग गया होगा दोस्तों, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इनका बहाव क्षेत्र जो है ये आपका दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर है। लेकिन जो आपकी महानदी है ये आपकी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी का भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी जो है दोस्तों इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ओडिशा का शोक आप याद रखना महानदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, तो कावेरी की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी नहीं है दोस्तों। टेलीग्राम पर मैंने इसकी ट्रिक आपकी अपलोड भी की थी दोस्तों। कावेरी की सहायक नदी होगी हेमावती, सुवर्णवती, हिमवती, नोयली। तो हिमवती जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल देखिए, नदियों तथा उन पर बने बांधों के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। खाखरा पार बांध जो है ये ताप्ती नदी पर दिया गया है, बरगी बांध आपका नर्मदा नदी पर, मेटूर बांध आपका कावेरी नदी पर, और उकाई बांध जो है वो वेगई नदी पर दिया हुआ है। उकाई बांध जो है दोस्तों ये तापी नदी पर बना हुआ है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उकाई बांध आपका तापी नदी पर बना हुआ है गुजरात में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। कावेरी नदी पर आपका मेटूर बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और शिव समुद्रम बांध जो है दोस्तों वो भी आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। बरगी बांध आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। काकरा पार बांध आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर हो जाएगा, यानी कि तापी नदी पर ही काकरा पार है और तापी नदी पर ही आपका उकाई बांध बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। मैंने आपको बताया नर्मदा और ताप्ती जो है दोस्तों ये भ्रंश घाटी में बहती है, आपकी रिफ्ट वैली में बहती है। और नर्मदा जो है दोस्तों ये आपकी पूर्व से आपकी पश्चिम की ओर बहती है और ये सबसे लंबी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नर्मदा हो जाएगी। दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो दूध सागर जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो ये मांडवी नदी पर बना हुआ है। तो मांडवी नदी जो है दोस्तों इस पर आपका दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद ये गोवा में बना हुआ है आपका। ठीक है, तो मांडवी नदी पर ही आपका दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है। शरावती नदी पर अभी हमने डिस्कस किया आपका जोग जलप्रपात बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत की जलवायु से संबंधित किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं। तो लंबे समय की मौसम की औसत दशाएं जो होती है इन्हें जलवायु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़े थोड़े सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बेसिक सवाल है, ये आपको पता होने चाहिए। इसीलिए मैं हर टॉपिक के सवाल यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक आइडिया हर टॉपिक से रिलेटेड लग जाए। अगर बेसिक सवाल आपका हर टॉपिक से पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप सही कर पाओगे। और RSM SSB की हमेशा आदत रही है दोस्तों, ये आपके बेसिक सवाल पूछती है, ज़्यादा पूछती है। ठीक है, जबकि RPSC आपकी गहनता में सवाल पूछती है, वो डिटेल में ज़्यादा जाती है। अगला सवाल देखिए, तो किस स्थान पर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है, लंबे समय की मौसम दशाओं को, तो जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो मानसून जो है ये आपके अरबी भाषा से बना है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी भारत में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, भारत में मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो भारत में जो आपकी मानसूनी जलवायु है इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन जो है दोस्तों ये मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो वायु की दिशा में यानी कि जिधर हवा है आपकी उसी दिशा में दोस्तों मौसमी परिवर्तन जो है ये आपकी भारत की मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है, तो अक्टूबर की बात की जाए या फिर नवंबर की बात की जाए, इन महीनों में सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपकी कोरोमंडल तट पर होती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है, तो इसे 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, 4 ऋतुओं में बांटा गया है भारत की जलवायु को। अगला सवाल देखिए, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है, तो गेहूं के लिए आपकी मावट की फसल लाभकारी होती है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मावट की फसल जो है इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, शीतकालीन मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है, तो ये तमिलनाडु में आपकी होती है दोस्तों। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये आप याद रखिएगा। शीतकालीन मानसून के कारण भारत में वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये आपकी तमिलनाडु में होती है। अगला सवाल देखिए, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या होगा, तो सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत में तापमान में क्या होगा दोस्तों, तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। कर्क रेखा पर दोस्तों आपका सूर्य जो है लंबवत कब चमकता है, तो ये आपका 21 जून को चमकता है।
और इसी दिन आपका सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, और गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्दी हो जाएगी तापमान में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर आपके स्थानीय नाम दिए गए हैं वर्षा के प्रकारों के, और यहाँ पर आपके राज्य दिए गए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। जैसे नार्वेस्टर जो है दोस्तों, ये नार्वेस्टर कहाँ की हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी पूर्वी भारत की हो जाएगी। काल बैशाखी की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम जो है दोस्तों ये आपकी कर्नाटक और केरल में होती है। और आम्रवृष्टि की बात की जाए तो ये भी आपकी दक्षिण भारत में होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आम्रवृष्टि आपकी कहाँ पर होगी, दक्षिण भारत, यानी ये भी आपकी केरल और कर्नाटक साइड होती है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में वर्षा ऋतु का काल है, तो भारत में वर्षा ऋतु का काल क्या हो जाएगा, मध्य जून से अगस्त हो जाएगा। तो मध्य जून से अगस्त जो है ये भारत में वर्षा ऋतु का काल है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम से यानी कि इधर की साइड से आपकी इधर की साइड की ओर हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है, तो अरब सागर की जो शाखा है दोस्तों, इससे सबसे पहले वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर होती है। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल भी दिया गया है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल भी दिया गया है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर अरब सागर की शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो यह आपका केरल में सर्वप्रथम प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यह आप याद रखिएगा। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है, तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल आपका सितंबर से अक्टूबर हो जाएगा। तो सितंबर से लेकर आपका जो अक्टूबर का महीना है दोस्तों, ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो भारत में वार्षिक वर्षा के औसत की बात की जाए तो ये आपका 118 सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान में बात की जाए तो लगभग 58 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, तो 118 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है, तो शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग आपका तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण सवाल है। दक्षिणी पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो दक्षिणी पठार जो है दोस्तों, इसका कौन सा भाग आपका वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो दक्षिणी पठार जो है इसका कौन सा भाग आपका वृष्टि छाया प्रदेश में आता है दोस्तों, तो ये पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, तो दक्षिणी पठार में भी आपका कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये पश्चिमी भाग आएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका खनिज संसाधन से संबंधित। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य आपका ओडिशा हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, लौह उत्पादन करने वाला भारत का आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले जिले हैं, तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले जिले आपके कौन से हैं, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपका पूछा गया था दोस्तों, बालाघाट वाला सवाल पूछा गया था, अभी कल के पेपर में पूछा गया था। बालाघाट आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर, ये आपका एमपी में है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है, तो बॉक्साइट की एक प्रमुख खान आपकी कौन सी हो जाएगी, लोअर दग्गा हो जाएगी। लोअर दग्गा हो जाएगी, कहाँ पर ये आपकी दोस्तों, तो ये जहाँ तक ये झारखंड में होगी शायद, एक बार कंफर्म करना। तो बॉक्साइट की एक प्रमुख खान आपकी लोअर दग्गा है। अगला सवाल देखिए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कोडरमा जो है ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण सवाल है, कोडरमा आप याद रखना दोस्तों, ये आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में दोस्तों भारत का प्रथम स्थान है। खेतड़ी मुंडन कुंदन क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, राजस्थान में। अगला सवाल है, जावर एवं आपकी रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जावर और रामपुरा आगुचा जो है दोस्तों ये आपके सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जावर आपकी उदयपुर में हो जाएगी, रामपुरा आगुचा जो है दोस्तों ये आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा, तो ये आपके सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, टंगस्टन सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है, तो टंगस्टन सर्वाधिक आपका कौन से राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में भी इसकी खान है दोस्तों, डेगाना नागौर में हो जाएगी, एक आपका वाल्टा सिरोही में हो जाएगी। वाल्टा सिरोही डेगाना नागौर आप याद रखना, ये आपकी टंगस्टन की प्रमुख खान है। अगला सवाल है, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें पाई जाती है, तो खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें आपकी अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें आपकी कहाँ पर पाई जाएगी, तो ये आपकी अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन दोस्तों बॉम्बे हाई महाराष्ट्र से किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में दोस्तों आपके खनिज तेल का जो उत्पादन है वो लगभग कितना होता है, तो वो भी याद रखना दोस्तों, लगभग 14%
के आसपास वो होता है। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित है। तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, तो ये जादूगुड़ा झारखंड में हो जाएंगे। यूरेनियम की खान है आपकी दोस्तों जादूगुड़ा, और कहाँ पर हो जाएगी आपकी, ये झारखंड में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, विश्व में थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो विश्व में थोरियम के सर्वाधिक भंडार आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। मोनोजाइट और आपका इल्मेनाइट अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो है दोस्तों ये आपके किसके अयस्क है, ये सवाल आपका साइंस में भी बन सकता है। ये आपके थोरियम के अयस्क है, ठीक है। मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो है ये आपके थोरियम के अयस्क है, याद रखना, मोनोजाइट और इल्मेनाइट। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र वाला। बाकी भी आप याद रखना, राउतबाटा कहाँ पर है, राजस्थान में है। नरोरा कहाँ पर है, नरोरा आपका यूपी में स्थित है। और कल्पकम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है आपका कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि प्रथम आपका यही था। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपका कौन सा नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये आपका गैर परंपरागत में आ जाएगा, ठीक है, गैर परंपरागत में आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा। अब यहाँ पर कृषि से संबंधित सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे वालरा कहा जाता है। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। तो भारत में जलवायु के आधार पर फसलें आपकी खरीफ, रबी, जायद की हो जाएगी। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है दोस्तों, तो गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है। चावल, मक्का, सोयाबीन ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। निम्न में से व्यापारिक फसल है, तो व्यापारिक फसल आपकी कपास हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। चाय की जो फसल होती है दोस्तों इसके लिए कौन सी मृदा आपकी उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मृदा यहाँ पर आपकी उपयुक्त होती है। और ये आप याद रखना, लेटराइट मृदा जो है दोस्तों ये चाय की उत्पादन के लिए अच्छी होती है। चावल कौन सी जलवायु की फसल है, तो चावल जो है ये आपकी कौन सी जलवायु की फसल है, तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। किसकी फसल हो जाएगी दोस्तों, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल हो जाएगी आपकी चावल। अगला सवाल देखिए, विश्व में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र है। तो सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र जो है अगर परसेंटेज के आधार पर बात की जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं, तो ये आपकी गेहूं की किस्में हो जाएगी, सोनालिका, सुजाता, कल्याण। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में आपका होता है, एमपी में। सोयाबीन के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान आपका तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्में हैं, तो कॉफ़ी की किस्में आपकी कौन सी हो जाएगी, तो अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा ये आपकी दोस्तों कॉफ़ी की किस्में हैं। तो याद रखना अरेबिका, लिबेरिका, ठीक है, पीछे यहाँ पर रिका बिका आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा ये आपकी कॉफ़ी की किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र आपका दक्षिणी पठार हो जाएगा, ठीक है। तो कॉफ़ी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र आपका दक्षिणी पठार है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, तो भारत के प्रमुख जूट उत्पादन वाले राज्य आपके पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है भारत के प्रमुख जूट उत्पादन करने वाले राज्य हो जाएंगे। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको सम्मिलित करना है, कुछ अनुसंधान केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि चावल का अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये कटक में हो जाएगा आपका, तो चावल का आपका कटक में हो गया, याद रखना। इसके अलावा गन्ने का अगर आपसे पूछा जाए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में है गन्ने का। तंबाकू की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, गुंटूर में है। और आलू का अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है, तंबाकू का आपका गुंटूर में हो जाएगा, और आलू का शिमला में है, चावल का कटक में है, गन्ना का कानपुर में है। अगला सवाल देखिए, भारत के उद्योग, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम जूट मिल की स्थापना आपकी कब की गई थी दोस्तों, 1855 में की गई थी। तो 1855 में आपकी प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो ये आपकी 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा आपकी 1948 में हुई थी, 6 अप्रैल 1948 को। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा आपकी 24 जुलाई 1991 को की गई थी। तो नवीन औद्योगिक नीति जो है ये आपकी 1991 की हो जाएगी, 24 जुलाई 1991। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है,
राउरकेला जर्मनी दिया गया है। देखो राउरकेला आपका कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का हो जाएगा ये आपका राउरकेला, और ये जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। भिलाई जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। भिलाई जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा। दुर्गापुर जो है दोस्तों यहाँ पर स्पेन दिया गया है, गलत है। दुर्गापुर जो है ये आपके ब्रिटेन के सहयोग से विकसित किया गया था, और दुर्गापुर जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और बोकारो जो है दोस्तों ये आपका रूस के सहयोग से विकसित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, तो खनिज आधारित उद्योग आपके कौन से हो जाएंगे, लोहा, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला सवाल है, राउरकेला जो उड़ीसा का संयंत्र है दोस्तों, लौह अयस्क किस खान से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्योंझर खान है दोस्तों आपकी। तो क्योंझर खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंझर खान आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये आपकी ओडिशा में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, ओडिशा में आपकी हो जाएगी क्योंझर खान, जो कि आपकी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और राउरकेला संयंत्र आपका उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि आपका जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया। तो क्योंझर खान आप याद रखना। झरिया खान आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो झरिया खान आपकी झारखंड में है। अगला सवाल देखिए, एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। तो एल्यूमिनियम का आपका प्रथम कारखाना कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो ये गंगानगर में आपका स्थापित किया गया। कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ, तो कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास आपका कौन से देश से हुआ है दोस्तों, तो ये आपका चीन से हुआ है। भारत में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका रिसरा में स्थापित किया गया। 1855 की बात हो जाएगी आपकी। तो भारत में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, रिसरा में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अखबारी कागज का उत्पादक केंद्र नहीं है, तो अखबारी कागज जो है दोस्तों इसका उत्पादक केंद्र आपका कौन सा नहीं है, तो ये आपका नेपानगर है, मैसूर है, वेल्लोर है, हैदराबाद यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेशम की किस्म पर भारत का उत्पादन में एकाधिकार है, तो भारत का उत्पादन में एकाधिकार है कौन सी आपकी रेशम की किस्म में, तो ये मूंगा में हो जाएगा। और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपका, मूंगा जो है ये महत्वपूर्ण है। मूंगा जो है दोस्तों इसके रेशम की किस्म पर भारत का उत्पादन में एकाधिकार है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए इरी रेशम अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका मेहंदी फातर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दवा तथा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी है, तो दवा और फार्मा में आपकी दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी कौन सी हो जाएगी, तो ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड हो जाएगी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान के सवाल है। भारतीय रेल तंत्र का सर्वाधिक घनत्व का राज्यवार क्रम है, तो भारतीय रेल तंत्र का सर्वाधिक घनत्व राज्यवार क्रम है तो पंजाब में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपका उत्तर प्रदेश में। तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कौन सी ट्रेनों को शामिल किया जाता है, तो कौन सी ट्रेनों को शामिल किया जाता है, दार्जिलिंग रेल, नीलगिरी रेल, कालका शिमला रेल, तो इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों रेलवे जोन दिए गए हैं और उनका मुख्यालय दिया गया है। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में हो जाएगा आपका। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका दोस्तों हुबली में हो जाएगा। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, कोलकाता में हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व का तो कोलकाता हो गया, दक्षिण पश्चिम का हुबली हो गया, उत्तर पश्चिम का आपका जयपुर हो गया, और उत्तर पूर्वी का आपका गोरखपुर हो गया। तो याद रखना, गोरखपुर, जयपुर, हुबली और कोलकाता। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम सड़क घनत्व वाले राज्य हैं, तो ये आपके केरल और जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम सड़क घनत्व आपका जम्मू कश्मीर और सर्वाधिक केरल। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना आपकी कब की गई थी, तो ये आपकी 1960 में की गई थी। ऐसा सवाल RSM-SSB के द्वारा पूछा जा सकता है क्योंकि ये सन ज़्यादा पूछती है दोस्तों। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना आपकी 1960 में की गई थी। दिल्ली, मुंबई व चेन्नई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जो है दोस्तों ये आपके NH-48 से जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जो है ये NH-48 से जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है, तो ये आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से गुजरता है। अगला सवाल देखिए,
भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है। तो हाथी परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग दिबांग परियोजना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार केरल में है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मानस आपका असम में हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों आपकी हाथियों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका दोस्तों ये आप याद रखना, ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है दोस्तों। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति आपकी कैसी हो जाएगी? सदाहरित वनस्पति हो जाएगी, सदाहरित वनस्पति हो जाएगी, सदाहरित। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये वाला डेटा एक बार आप क्रॉस चेक करना। ठीक है, इस वाले डेटा को एक बार क्रॉस चेक करके मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्रेजेंट की स्थिति यहाँ पर आपकी चेंज हो चुकी है। तो इसको एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ तक है अभी ये सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आपके एमपी हो जाएंगे, एमपी में हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। तो भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र जो है दोस्तों ये चिल्का झील और आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? तो टाइगर प्रदेश की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी जाती है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। तो विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका बिहार में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कुन्नो आपका मध्य प्रदेश में है। हेमिसाय आपका कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्यों में है? तो सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गोवा और केरल में है। तो सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कौन से राज्यों में हो जाएगा? गोवा और केरल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। तो रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। तो कैंपबेल, सैंडल पीक और रानी झांसी ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? अंडमान निकोबार में हो जाएंगे। और सलीम अली आप याद रखना गोवा और केरल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल आपके कौन से हो जाएंगे? पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा और इंडो बर्मा हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाएंगे? आपको नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाएंगे। चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन आपके नीलगिरी पहाड़ियों में मिलेंगे। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा हो जाएगी। दोदा बेटा चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में जो आपके वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? तो सोलास आपके शीतोष्ण वनस्पति वनों को कहा जाता है। और ये सवाल आपका दोस्तों अभी पूछा गया था कुछ टाइम पहले, तो याद रखिएगा सोलास जो है दोस्तों ये आपके कौन से वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वनस्पति वनों को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, काई, लाइकेन तथा फर्न कौन सी वनस्पति के पौधे हैं? तो काई, लाइकेन, फर्न जो है ये कौन सी वनस्पति के पौधे हो जाएंगे? तो ये आपके टुंड्रा वनस्पति के पौधे हो जाएंगे। ठीक है, तो काई हो गया, इसके अलावा आपका लाइकेन हो गया, इसके अलावा फर्न हो गया। तो काई, लाइकेन और फर्न जो है ये टुंड्रा वनस्पति के आपके पौधे हैं। किसके पौधे हैं? टुंड्रा वनस्पति के। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे हमने डिस्कस किए हैं और बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको करवाया है जो भी आपके टॉपिक थे। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सवाल है वो और भी हम डिस्कस करेंगे। बाकायदा मैं पेपर लेके आऊँगा और पेपर से ही हम सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे जो कि आपके RSM SSB के द्वारा और RPC के द्वारा पूछे गए हैं। उन सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना। इसी प्रकार के आपके इंडियन हिस्ट्री का और इंडियन पॉलिटी का उनके सवाल भी मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।